अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हैदर वाइस चैनल में आप सबको खुश आमदीद। पेश खिदमत है कहानी शैतान का तीसरा हिस्सा। मगर तीसरा हिस्सा शुरू करने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल हैदर वाइस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। दुकान का हिसाब किताब लेने के बाद मैं गांव आ गया। निगार की कैफियत अब बेहतर थी। अब तो इस बात का शुबा तक नहीं होता था कि जो कुछ निगार कर चुकी थी या जो कुछ मुझे उसकी वजह से भुगतना पड़ा था। हमें गांव में रहते हुए 3 महीने गुजर गए। शमसुद्दीन का रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा हो गया था। शहरी होने की वजह से वो मुझसे मुतासर भी था। रिहाइश का मेरी थोड़ी गंदी थी, लेकिन मेरे लिए फ़िलहाल यही बेहतर था। हमारा काम सिर्फ उसके बाड़े की निगरानी करना होता। अगर कोई भूले भटके से दूसरे जानवर इस बाड़े में घुस आते तो उन्हें मार भगाना। गांव वगैरह में अक्सर लोगों के जानवर चोरी होते हैं, इसलिए जब से हम आए थे शमसुद्दीन भी अपने जानवरों की वजह से मुतमईन था। भैंसों का दूध दोना और उनके काम सब शमसुद्दीन खुद ही करता था, और उसके साथ उसकी बीवी नेशमा जो नहायत मेहनती और काम में तेज़ थी। निगार का काम सिर्फ घर में खाना बनाना, नाश्ता बनाना और ज़्यादातर आराम करती। मैं उसे खुद लेकर बाहर नहीं निकलता था, जिसका वो मुझसे गिला नहीं करती थी, मगर मैं नहीं चाहता था कि उसका सामना किसी आगे पीछे के किसी इंसान से हो, ताकि उस पर जो कैफियत तारी होती है उसका दोबारा सामना न करना पड़े। मैं उसकी वजह से मुतमईन था। मैं नहीं चाहता था कि आस पड़ोस की औरतों से उसकी जान पहचान हो, मगर फिर भी आगे पीछे की कुछ औरतें हमारे घरों में आने लगी। गाँव के एक कुम्हार की बीवी अक्सर निगार के पास आती और निगार की उससे दोस्ती हो गई, और उन्हीं दिनों अल्लाह ताला ने हम पर करम किया और निगार उम्मीद से हो गई। मैं इस वजह से बहुत खुश था। बाप बनने की खुशी मेरे लिए बहुत बड़ी थी। चौधरी शराफत के डेरे पर मैं काफ़ी वक्त गुजारता। चौधरी शराफत से मेरी अच्छी दोस्ती हो गई, लेकिन गांव और ज़मीन के मामलात मेरी समझ से बाहर थे। चौधरी से अक्सर सियासत पर बहस होती। गाँव के लोग खुसूसन मज़ारे और चौधरी के चापलूस आदमी उसके आस पास होते। फिर निगार ने एक खूबसूरत सी बेटी को जन्म दिया, जिसे पाकर हम दोनों बहुत खुश थे। हमारी तो जैसे दुनिया ही बदल गई। इस दौरान मैं शहर चक्कर लगाता, वहाँ पर दुकान में सामान वगैरह डालता, मुलाजमीन को देखता और फिर वापस आ जाता। दुकान का निज़ाम फ़िलहाल ठीक चल रहा था। अब निगार मुझे पहले से भी अच्छी लगने लगी। मैं तो जैसे उसका पहला रूप भूल चुका था, जो मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो उस आदमी का खून चाट रही थी। कभी कभी गाँव की ज़िंदगी से उकताहट होने लगती, क्योंकि मैंने अपनी सारी ज़िंदगी शहर में गुजारी थी। मगर फिर मजबूरी समझकर गांव में रहना गवारा कर लिया कि मज़ीद कुछ वक्त गुजर जाए ताकि मैं बिल्कुल मुतमईन हो जाऊं, फिर जाकर वापस शहर में रिहाइश रखी जा सकती है। मगर अभी शहर में जाना हमारे लिए ख़तरा साबित हो सकता था। दूसरे, मुझे निगार की तरफ से भी खौफ रहता। गाँव के मौलवी तमीज़ुद्दीन साहब से मेरी अच्छी खासी बनने लगी। गाँव की छोटी सी वाहिद मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए जाता तो वहाँ मेरी मौलवी तमीज़ुद्दीन साहब से मुलाकात होती। दीनदार और बुजुर्ग और नेक आदमी थे। मैं काफ़ी खुश रहने लगा, क्योंकि अब निगार काफ़ी बेहतर थी। मगर काश वो मनहूस रात दोबारा मेरी ज़िंदगी में ना आती, जिसने एक नया मसला मेरे लिए खड़ा कर दिया। उस रात बहुत तेज़ आंधी चल रही थी, ठंडी ठंडी हवाएं और बिजली चमक रही थी। बादल गिड़गिड़ा रहे थे। बाड़े में बंधी हुई भैंसें भी अजीब तरह की बेचैनी का शिकार नजर आ रही थी। हालांकि गर्मी का मौसम था और इस गर्मी में ठंडी हवाएं और भी लुत्फ देती, मगर जगह की वीरानी के हिसाब से खौफनाक सा मंजर था। मैंने बाहर निकल कर देखा तो बिजली कड़कती हुई और बादलों के शोर से घबराकर दरवाज़ा बंद कर दिया और दोबारा आकर अपनी चारपाई पर लेट गया। देखा तो मेरी बेटी सो रही थी और निगार उसके पहलू में लेटी थी। मैं बड़ी मोहब्बत से उन दोनों को देख रहा था। न जाने क्या बात थी कि आज तो नींद ही नहीं आ रही थी। ऊपर से मौसम ऐसा गजबनाक और तूफानी के अजीब सा खौफ लिए था। बाहर मुकम्मल सन्नाटा था। थोड़ी देर में निगार सो गई और बेटी भी सो चुकी थी, मगर मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं करवट बदल रहा था, फिर अचानक मुझे बाहर किसी जानवर के गुर्राने की आवाज़ आई। एक लम्हे के 1000वें हिस्से में मुझे एहसास हुआ कि शायद किसी भेड़िए की आवाज़ है, जिसने बाहर बंधे हुए किसी जानवर पर हमला कर दिया है। भैंसों के साथ साथ कुछ बकरियां और बछड़े भी थे। भेड़िए की आवाज़ बड़ी खौफनाक थी। बैरूनी दरवाजे बाड़े की बहुत छोटी थी और भेड़िए के लिए उनको फलांग कर अंदर आना कोई मुश्किल काम नहीं था। और फिर अचानक ऐसा महसूस हुआ
जैसे कई भेड़िए मिलकर किसी जानवर पर टूट पड़े हों। बड़ी खौफनाक आवाज़ें बुलंद हुई। मैं फौरन चारपाई से नीचे उतरा और निगार भी उठ बैठी। मैंने उसे खामोशी से लेटने का इशारा किया और खुद चुपके से दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा खोलकर बाहर देखा। बाहर झांका तो एक बड़ा अजीब खौफनाक मंजर था। सामने 3 भेड़िए गाय के छोटे बछड़े पर पल पड़े थे और उसे देखते ही देखते उन्होंने चीर फाड़ डाला। बड़ा ही खौफनाक मंजर था। मेरे देखते ही देखते उन्होंने बछड़े के कई टुकड़े कर दिए। उसके जिस्म के टुकड़े अपने दांतों में दबाए और आन की आन में उन्हें उठाए दीवार फलांकर वहां से भाग चुके थे। सहन में आधा कटा फटा बछड़ा यानी उसकी खून आलूद लाश पड़ी थी। मुझे पीछे आहट महसूस हुई। मैंने देखा तो निगार मेरे पीछे खड़ी थी। वो भी बड़ी हैरत से बल्ब की मध्यम रोशनी में उस आधे कटे बछड़े की लाश देख रही थी। और फिर वो हो गया जिसका मुझे गुमान भी नहीं था। अचानक उसकी कैफियत बदलने लगी। निगार ने मुझे धक्का दिया और फौरन बाहर निकल गई और इससे पहले कि मैं कुछ समझता वो बछड़े की कटी हुई लाश पर पल पड़ी और उसका खून चाटने लगी। मैं खौफ से बुत बना निगार को देख रहा था। अचानक मुझे होश आया और मुझे गुस्सा आ गया। मैं फौरन आगे बढ़ा और मैंने नीचे झुककर उसे पकड़कर उठाना चाहा, मगर उसने इतने जोर से मुझे धक्का दिया कि मुझे महसूस हुआ जैसे वो निगार ना हो बल्कि कोई ताकतवर बला हो। मुझे शदीद खौफ के साथ साथ गुस्सा भी आया। मैंने एक बार फिर उठकर उसे पकड़ना चाहा, मगर उसने गर्दन घुमाकर मुझे देखा और मैं खौफ से सुन्न होकर रह गया। उसका खून में लथड़ा हुआ मुंह और उसकी गज़बनाक आंखें देखकर एक मर्तबा तो मैं अंदर से हिलकर रह गया। वो फिर अपने काम में मसरूफ़ हो गई। मैं थोड़ी देर वहीं खड़ा रहा। फिर उसने चंद ही मिनट में उसका सारा खून निचोड़ लिया। फिर वो आहिस्ता से उठी और किसी रोबोट की तरह चलती हुई कमरे की तरफ चल पड़ी। कमरे में दाखिल हुई और आराम से बिस्तर पर लेटकर गहरी नींद सो गई। अब उसमें इंसानों के साथ साथ जानवरों का खून पीने भी आदत पड़ चुकी थी। मेरी तो अजीब कैफियत थी। पिछला तमाम अरसा निहायत सुकून से गुजरा था, मगर जिस मुसीबत से मैं भागकर यहाँ इस गांव में आ बैठा था, अब यहाँ भी मुंह खोले खड़ी थी। अब सुबह शमसुद्दीन अपना एक जानवर कम देखेगा तो फिर क्या होगा। ये तो मुसीबत हमारे गले आ पड़ी। वो हमें यहाँ इसी शर्त पर रखने पर राजी हुआ था कि हम उसके जानवरों की हिफाजत करेंगे। मैं परेशान चारपाई पर लेट गया। सुबह हुई तो मैं शमसुद्दीन के पास पहुंचा, उसे सारी सूरत हाल बताई। शमसुद्दीन मेरे साथ दौड़ा चला आया। सहन में पड़ी बछड़े की लाश देखी तो फिर दाड़े मारकर रोने लगा। शाहिद बाबू, तूने तो मेरा नुकसान कर दिया। मेरा तो बछड़ा बड़ा कीमती था। मैंने तो इसका एडवांस भी पकड़ रखा था। बस कुछ ही दिनों में मंजूर इसे मुझसे ले जाने वाला था, मगर पहले ही इसका काम तमाम हो गया। शाहिद बाबू बताओ मैं क्या करूं, अब मेरा तो नुकसान हो गया। मैंने कहा, शमसुद्दीन भाई, मुझे क्या मालूम था कि भेड़िए यहाँ हमलावर होते हैं, और वैसे भी तुम्हारे बाड़े की दीवारें बहुत छोटी हैं। वो बात तो है शाहिद बाबू, मगर क्या तुम घोड़े गधे बेचकर सोए थे? एक डंडा पास लेकर यहाँ बाहर सो जाते। डंडे से भेड़ियों को मार भगाते। अब मैं गर्मी के मौसम में जानवरों को कोठलियों में तो नहीं बांध सकता। मैं तुम्हारी पहली और आखिरी गलती समझकर माफ करता हूँ बाबू। आज के बाद बेशक तुम सहन में सोना, सारी रात जागते रहो, मगर यहाँ रहने की कीमत यही है कि तुम्हें मेरे जानवरों की हिफाजत करनी है। ये तूफान तो टल गया, मगर मेरी सख्ती आ गई। अब मुझे बाहर सहन में रोज रात को सोकर चौकीदारी करनी पड़ती। शहर का मोअज़्ज़िज़ आदमी गांव में जानवरों की चौकीदारी कर रहा था, मगर जिस परेशानी से हम शहर छोड़कर भाग निकले थे उसकी कुछ न कुछ तो कीमत अदा करनी पड़नी थी। ये परेशानी मेरे लिए इतनी बड़ी नहीं थी जितनी ज़्यादा निगार की कैफियत थी। अब मुझे साथ साथ अपनी बेटी का भी मसला था। और फिर ज़िंदगी में वो भयानक रात फिर आई जिसने मेरी ज़िंदगी का रुख मोड़ दिया। उस रात मैं सहन में चारपाई पर लेटा हुआ था। नींद नहीं आ रही थी और सोने की कोशिश कर रहा था। रात गहरी होती चली जा रही थी। एक का वक्त था। मैं आंखें मूंदे लेटा था। फिर अचानक मुझे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मैंने आंख खोल कर देखा तो ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि कमरे का दरवाज़ा खुला था और निगार बाहर खड़ी थी। उसने मेरी तरफ देखा। उसने मुझे सोता हुआ पाया और फिर वो अचानक बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। मैं हैरान था कि निगार इस वक्त कहाँ जा रही है। निगार मोहतात अंदाज में चलती हुई बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ी और फिर उसने दरवाज़ा खोला। चुपके से कुंडी नीचे गिराई और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। मैं हैरान परेशान। मैं फ़ौरन उठ खड़ा हुआ और मैंने उसका पीछा करने की ठान ली। मैं फ़ौरन उसके पीछे दौड़ा। दौड़ते हुए मैं बाहर दरवाजे के पास आया। दरवाज़ा खोला। मैंने देखा गली में सन्नाटे का राज था। वो खामोशी से एक सिमत चली जा रही थी। उसका रुख नसरीन के घर की तरफ था। नसरीन उसी गली में रहती थी जो अक्सर हमारे घर निगार के पास मिलने के लिए आती थी।
मैं दबे कदमों उसका पीछा करने लगा। वो थोड़ी दूर चलते चलती नसीन के घर के पास पहुंची और फिर उसने उसके दरवाजे पर हाथ रखा। अगला मंजर देखकर मैं हैरान और परेशान रह गया। नसरीन के घर का दरवाज़ा ऐसे खुल गया जैसे उसको कुंडी न लगी हो। हालांकि मुझे यकीन था कि नसरीन का दरवाज़ा अंदर से कुंडी से बंद था। निगाह फौरन अंदर दाखिल हुई और मैं दबे कदमों चलता हुआ उसके दरवाजे तक पहुंच गया। गर्मियों के दिन थे और गांव में सभी लोग सहन में चारपाइयाँ बिछाकर सोते थे। और फिर मैंने दरवाजे की ओट में देखा। निगार आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई उन चारपाइयों की तरफ बढ़ी जहां पर नसरीन, उसका खामद और उसके बच्चे सो रहे थे। और यकीनन निगार जिस पर चारपाई के पास जाकर खड़ी हुई वो नसरीन के खामद की थी। और फिर मेरे देखते ही देखते निगार ने फौरन हाथ बढ़ाकर उसका गला दबोच लिया। न जाने उसके हाथ में कितनी ताकत थी और उसने कितनी सख्ती के साथ उसका गला दबाया कि उस बेचारे की चीख भी न निकल पाई। मैंने देखा कि वो बेचारा फड़फड़ाने लगा। कुछ देर तक वो उसके पंजे से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता रहा मगर नाकाम रहा। और फिर दूसरा हाथ इसने उसके मुंह पर रख दिया ताकि उसकी चीख ना निकल सके। चंद लम्हे वो फड़फड़ाता रहा और फिर उसने दम तोड़ दिया। बड़ा ही खौफनाक और दिल को दहला देने वाला मंजर था। और फिर अगले ही लम्हे निगार ने उसकी गर्दन पर अपना मुंह रख दिया और फिर उसका खून पीने लगी। थोड़ी देर तक ये अमल जारी रहा और फिर जब वो मुकम्मल तसल्ली से उसका खून पी चुकी फिर वो आहिस्ता से वापस पलटी और दरवाजे की तरफ आने लगी। खौफ से उस वक़्त मेरे रोंगटे खड़े हो चुके थे, मेरे कदम मन भर के हो चुके थे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं यहीं गिर पड़ूंगा और मेरी रूह निकल जाएगी। मगर मैं फ़ौरन हिम्मत करके वापस दौड़ा और अपने घर के पास आकर खड़ा हो गया। मुझे तो अब निगार से सच में खौफ आने लगा था। मुझे यकीन हो चला था कि निगार या तो कोई चुड़ैल या भूत है या फिर उसके जिस्म पर किसी चुड़ैल का कब्जा है। बहरहाल दोनों सूरतों में मुझे उससे बेहद खौफ आने लगा। मैं धड़कते दिल के साथ अंदर दाखिल हुआ और अपनी चारपाई पर गिर गया। फिर मैंने देखा वो दरवाजे से दाखिल हुई। वो इस वक्त रात के अंधेरे में बड़ी खौफनाक लग रही थी और उसने दरवाज़ा बंद किया और आहिस्ता कदमों से अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी। अब तो मुझे अपनी बेटी के लिए भी उससे खौफ आने लगा था। ऐसा ना हो कि वो किसी दिन मेरी बेटी का भी गला दबोच डाले और फिर उसका खून पी डाले। निगार आहिस्ता से कमरे में दाखिल हुई और अपनी चारपाई पर जाकर लेट गई। अगले दिन गांव में कोहराम मचा हुआ था। मुझे तो सारी रात खौफ से नींद ही नहीं आई। सुबह मैंने निगार की तरफ देखा तो मैंने धड़कते दिल के साथ पूछा, निगार तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? वो बड़ी अजीब सी नज़रों से मुझे देखने लगी और मैं उन नज़रों का सामना नहीं कर पाया। गाँव में नसरीन के खामिद की मौत की खबर सुनकर गांव की हर आंख अश्कबार थी। उसकी मौत बड़े अजीब तरीके से हुई थी। उसका गला किसी ने उधेड़ डाला था और लाश जर्द पड़ रही थी जैसे उसके जिस्म से खून का आखिरी कतरा तक निचोड़ लिया गया हो। सारे गांव वाले परेशान थे कि ऐसी कौन सी बला गांव में आ गई जिसने उस बेचारे का खून ही पी डाला। गांव में अजीब सी वारदात हो चुकी थी। जाहिर है ये किसी जानवर का काम तो था नहीं। गांव में एक खौफो हिरास की कैफियत फैल चुकी थी। मौलवी साहब और दीगर लोग सब सर जोड़े बैठे थे। जनाजा हुआ और फिर तदफीन हो गई। नसरीन बेचारी का तो रो रो कर बुरा हाल था। धाड़े मार मार कर रो रही थी और साथ ही साथ चीख चीख कर कह रही थी कि मैं लुट गई, बेवा हो गई मैं। मेरे सर के सुहाग को किसी ने बेदर्दी से कत्ल कर डाला और उस पूरे गांव में वाहिद उस कत्ल का चश्मदीद गवाह मैं था और मैं जानता था कि उसका कत्ल किसने किया है। मैं अजीब सी कैफियत का शिकार था। मौलवी साहब और दीगर लोग इसी बारे में अजीब अजीब बातें कर रहे थे। सारे गांव में हर लोग अपने अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। शायद कोई जानवर हो, कोई कह रहा था कोई भूत, कोई चुड़ैल। गर्ज ये कि जितने मुंह उतनी बातें। करीबी शहर की पुलिस आई, केस दर्ज हुआ, कुछ दिन तफ्तीश जारी रही मगर कोई नतीजा नहीं निकला। दिन और रात फिर इसी तरह गुजरने लगे मगर मैं अब निगार से दूर दूर रहने लगा। मुझे अब उससे खौफ आने लगा था। और फिर उस रात मेरी बेटी की तबीयत ख़राब थी और जिसकी वजह से वो बार बार रो रही थी और निगार उसे बजाय चुप करवाने के उसे झिड़कती और उसे मारती। मुझे बड़ा अजीब लग रहा था। निगार का रवैया मेरी समझ से बाहर था। मैं रात को सोने के लिए बाहर चारपाई पर लेटा हुआ था जबकि अंदर से बेटी के रोने की आवाज़ आ रही थी और फिर मैंने सुना कि निगार उस पर चीखने लगी, चुप कर जारी वरना तुझे मार डालूंगी, गला घोंट कर। मैं चौंक पड़ा। मैं फौरन उठा और कमरे की तरफ दौड़ा। मैंने कहा, निगार बच्ची है, उसे प्यार से समझाओ। अगर रो रही है तो शायद भूखी है, दूध के लिए रो रही है। उसे दूध पिलाओ, उसे प्यार से मनाओ। ये तुम किस तरह उसके साथ बर्ताव कर रही हो? मेरे कहने पर निगार ने बड़ी अजीब सी नज़रों से मेरी तरफ देखा और मैं फिर वापस आकर चारपाई पर लेट गया। लेकिन मेरा दिल बुरी तरह उस तरफ से परेशान था।
अचानक लेटे लेटे मुझे न जाने किस वक्त नींद की देवी ने आ घेरा और फिर मैं अभी गहरी नींद सोने ही वाला था कि अचानक मुझे अंदर से बच्ची की खौफनाक चीखों की आवाज़ सुनाई दी। मैं फौरन दौड़ता हुआ अंदर गया तो अंदर का मंजर देखकर मैं परेशान हो गया, जो मेरा दिमाग घुमा देने के लिए काफ़ी था। बच्ची बेदर्दी से चीख रही थी और निगार ने उस पर थप्पड़ों की बारिश कर रही थी और फिर निगार ने देखते ही देखते उसका गला दबाना शुरू कर दिया। मुझे देखकर एक लम्हे के लिए मेरी आंखों में खून उतर आया। मैं फौरन बाहर आया और मैं इधर उधर नजरें दौड़ाने लगा। मुझे कुल्हाड़ी पड़ी हुई नजर आई। मैंने कुल्हाड़ी उठाई और कुल्हाड़ी उठाकर अंदर की तरफ दौड़ा। मैंने उसे हटाने की कोशिश की, निगार छोड़ो छोड़ो मेरी बेटी को, मगर निगार ने फिर उसी तरह मुझे धक्का दिया और मैं पीछे चारपाई पर जा गिरा। कुल्हाड़ी मेरे हाथ से छूट कर गिर गई। मैं फौरन उठा और मैंने दोबारा कुल्हाड़ी उठाई और फिर उस वक़्त मेरी आंखों में खून उतर आया। मैंने कुल्हाड़ी उठाई और उसके पे दर पे वार निगार पर करने शुरू कर दिए। निगार फौरन लड़की को छोड़कर पीछे हटी, मगर मैं उस पर पल पड़ा और फिर मुझे नहीं मालूम मैंने कुल्हाड़ी के कितने वार उस पर किए और मुझे सुकून उस वक़्त आया जब मैंने उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए। निगार की खून में लथपथ लाश मेरे सामने पड़ी थी और फिर मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं वहीं फर्श पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। जिस वक्त मुझे होश आया उस वक्त मैं अपने ही घर में मौजूद था, चारपाई पर लेटा हुआ था और मेरे इर्द गिर्द गांव के लोग खड़े थे, मौलवी साहब, चौधरी साहब और बहुत से लोग। जबकि मैंने सर उठाकर देखा, सहन में निगार की लाश चारपाई पर रखी हुई थी। मौलवी साहब मुझे होश में आता देखकर कहने लगे, शाहिद बाबू ये तुमने क्या किया? चौधरी साहब भी मेरी तरफ अजीब सी नज़रों से देख रहे थे। गांव वाले मुझे कातिल समझ रहे थे कि मैंने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया, मगर वो ये नहीं जानते थे कि मैंने किन हालात की बिना पर बीवी को कत्ल किया था। मैं उन सब लोगों के सामने मुजरिम था। मैंने फ़ौरन अपने दाएं तरफ देखा कि अपनी बेटी को देखूं चारपाई पर वो है कि नहीं, मगर जब मैंने दाएं तरफ देखा तो चारपाई खाली थी। चौधरी साहब कहने लगे, शाहिद मियाँ आपकी बेटी भी मर चुकी, बहुत अफसोस है, आप तो बहुत जालिम निकले, आपने अपनी बीवी और बेटी दोनों को कत्ल कर दिया। मैं हैरानी से उनकी तरफ देखने लगा, शायद वो मामले की तह तक नहीं पहुँचे थे। मौलवी साहब कहने लगे, पुलिस अभी आ रही है, शाहिद मियाँ आपको गिरफ्तार किया जाएगा, आपकी बीवी और बेटी का जनाजा पढ़ाया जाएगा और उन्हें तदफीन कर दी जाएगी, मगर आपने ये बहुत बड़ा जुल्म किया, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था। इंसान कितना ही बुरा क्यों ना हो, मगर अपनी बीवी और अपने बच्चों का कातिल नहीं हो सकता। ये क्या आपने जुल्म किया, ऐसा जुल्म जिसे देखकर हर आंख अश्कबार है। मैं अपनी बेटी का सुनकर धाड़े मार मार कर रोने लगा। निगार के मर जाने का मुझे कोई अफसोस नहीं था, उसकी लाश के टुकड़े तो मैंने अपने हाथों से किए थे, मगर अपनी बेटी के मरने का दुख, शायद इस दुख से अब मेरा भी कलेजा फट जाता। मैं कितनी ही देर रोता रहा और फिर बेहोश हो गया। जिस वक्त मुझे होश आया मैं अस्पताल में था और मेरे इर्द गिर्द पुलिस वाले खड़े थे। 1 हफ्ते तक अस्पताल में मेरा इलाज चलता रहा और फिर मुझे अपनी बीवी और बेटी के कत्ल के जुर्म में जेल में डाल दिया गया और मेरा मुकदमा चलना शुरू हो गया। चूँकि तमाम गाँव वाले इस बात के गवाह थे कि मैंने अपनी बीवी और बेटी का कत्ल किया था, इसलिए मुझे 30 साल कैद की सज़ा हो गई। अब मैं अपनी ज़िंदगी के 10 साल जेल में गुजार चुका हूँ, 20 साल की सज़ा अभी बाकी है, मगर ये बाकी ज़िंदगी मुझे जेल में गुजारनी है। मुझे अब जीने की कोई आरजू नहीं रही। निगार के मरने का रत्ती बराबर भी अफसोस नहीं, क्योंकि मैंने उसे सहारा दिया, उससे सच्ची मोहब्बत की, उसकी खातिर खून भी किया, मगर उसने मेरे साथ वफा नहीं की। मगर अपनी बेटी के मरने का मुझे बहुत दुख है और इसी दुख की वजह से अब मुझ में जीने की कोई ख्वाहिश नहीं। निगार पर क्या चीज़ काबिज थी, क्या वो जहनी मरीज़ा थी या उस पर कोई चुड़ैल भूत जिनका कब्जा था, ये बात मैं नहीं जानता। ये आज तक राज है कि वो ऐसा क्यों करती थी। अगर आपके पास इसका कोई जवाब है तो मुझे ज़रूर बताइए। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए। इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करना मत भूलिए। शुक्रिया।